जीएनएन के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह। उनसे मुलाकात के लिए हम लाहौर में वाक़े उनके दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। कासिम अली शाह साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक भट्टी साहब, अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आप बज़ाहिर तो बड़े ठंडे मीठे मिजाज के मालिक लगते हैं, लेकिन कभी तो गुस्सा आता होगा। किस बात पर जल्दी गुस्सा आ जाता है? भट्टी साहब, गुस्सा तो हर शख्स को ही आता है और 100% मुझे भी आता है। मैं मिजाज अगर कहूँ तो वो परफेक्शन, चीज़ों को संवार के रखना, बना के रखना, एक तरतीब से रखना। आप उसकी मिसाल लीजिए कि मेरे पुराने सब चाहने वाले दोस्त अहबाब, मैं घर बदलूँ आए, दफ्तर शिफ्ट करूँ आए, तो वो आके कहते हैं कि इन दरों दीवारों में कहीं ना कहीं आप दिख रहे हो। हम जब दोपहर की चाय पियेंगे, बिस्किटों की भी तरतीब होनी चाहिए। अच्छा, ये शायद किसी को बड़ा अजीब लगे, लेकिन मैंने ये ज़िंदगी में सीखा है, समझा है कि तरतीब जो है ना वो ब्यूटी है। तो ये चीज़ों की तरतीब और नफासत और हुस्न, ये मेरी कमज़ोरी है। मेरे से बर्दाश्त नहीं होता चीज़ों का हुस्न ख़राब हो जाए। मैं तो यहाँ तक कायल हूँ कि जिस पेन से आप कुछ अच्छा लिखते हैं उस पेन से बुरा ना लिखें। मैंने ये भी सीखा उस्तादों से, वासिफ अली वासिफ साहब, ये बात कहीं मैंने अज़बर कर ली, याद कर ली कि जिस ज़ुबान से किसी को अच्छा कहा है उसी ज़ुबान से उसको बुरा नहीं कहना। जब से सोशल मीडिया का बूम आया है, मोटिवेशनल स्पीकर्स की तादाद में दिन दुगना रात चुगना इजाफा हो गया, लेकिन ये मोटिवेशनल स्पीकर असल में होता कौन है? बटी साहब, ये वक्त के साथ साथ नाम बने हैं, प्रोफेशन इंट्रोड्यूस हुए। आप 20 साल पहले ब्लॉगर के वर्ड से वाकिफ नहीं थे, आप 30 साल पहले डेवलपर के वर्ड से वाकिफ नहीं थे, आप कल की बात है कंटेंट राइटर के वर्ड से वाकिफ नहीं थे। कालम निगार था, अदारिया लिखने वाला था, खबर लिखने वाला था, सहाफ़ी था, जर्नलिस्ट था, लेकिन ये कंटेंट राइटर नहीं था। ये सारी नई इस्तिलाहात आई दुनिया में। पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, मोटिवेशनल स्पीकर्स की टर्म्स है, ये पिछले 20-30 सालों में ही इंट्रोड्यूस हुई हैं। ये वो लोग हैं जो उम्मीद की बात करते हैं, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि नामुमकिन कुछ नहीं, ये लोग वो लोग हैं जो कहते हैं कि खुद को बदला जा सकता है, ये वो लोग हैं जो कहते हैं हालात का मुकाबला किया जा सकता है। मैं क्योंकि उस्ताद हूं और वक्त के साथ साथ ये टीचिंग ट्रेनिंग में बदल गई। बिजनेस के सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, उसमें जो आखिरी वक्त होता था बड़ी साहब, मैं उसमें को खैर की बात कर दिया करता था और वो खैर की बात मेरी पहचान बन गई। लोग मुझे मोटिवेशनल स्पीकर कहने लग पड़े और वो वीडियोस वायरल होने लग पड़ी। अगर आपको कहा जाए कि एक जुमले में अपने आप को बयान करें तो क्या कहेंगे? लेकिन जुमला एक ही होना, मैं उस्ताद हूँ। आज आप एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोग आपकी बात सुनने के लिए ठहर जाते हैं, लेकिन बचपन में आपके इर्द गिर्द का वो कैसा माहौल था जिसने आज के कासिम अली शाह को इस पैराए में ढाला? भट्टी साहब, मेरा बचपन जो है वो गुजरात से मैं लाहौर शिफ्ट हो चुका था। गुर्बत, गमे गुर्बत शदीद था, मसाइल बेशुमार थे, महरूमियाँ थीं और स्ट्रगल ही स्ट्रगल थी। मैं हमेशा वो जो पहला क्रेडिट है वो माँ और बाप को देता हूँ। अच्छा, मैंने दोनों से कुछ ना कुछ लिया है। वालदा से मैंने गुदाज लिया है, आजी ली है, एम्पैथी ली है। मेरे घर में आज के दिन तक ये प्रैक्टिस है कि अगर घर के किसी कमरे में बिल्ली ने बच्चे दे दिए हैं, वालदा उस कमरे को कुछ अरसे के लिए बिल्ली का कमरा कह देती है और उस कमरे में कोई नहीं जा सकता। उसकी ऐसी सेवा होती जैसे बेटियों की ती की सेवा होती। तो हम वालदा से लड़ते हैं हमेशा कि हमारे घर में गुस्सा ये कमरा खराब कर रही है। तो वालदा मोहतरमा अक्सर ये कहती हैं कि क्या पता वो समझ रही हो ये मेरा घर है और हम उसमें रह रहे हों। स्ट्रगल, एफर्ट, अनथक मेहनत मुझे वालिद से मिली। वालिद साहब जब मैंने होश संभाला तो 2-2 नौकरियां कर रहे थे। गवर्नमेंट की जॉब थी, शाम को पार्ट टाइम का टर्म होता था। उस वक्त जब मैंने होश संभाला वो स्टेनोग्राफर थे, बाद में तरक्की करते करते वो ग्रेड 17 पे रिटायर हो गए। वो जो सारा स्ट्रगल पीरियड था वो मेरी आंखों के सामने था। आप बहन भाइयों में सबसे बड़े थे और अमूमन मिडिल क्लास फैमिलीज में बड़े बेटे से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता होती। उस ज़माने में आपने खुली आंखों से वो कौन से ख्वाब देखे थे जो आज पूरे हो गए? अच्छा भट्टी साहब, मैं इंट्रोवर्ट था, इंट्रोवर्ट हूँ। अच्छा, मुझे देखने वाले समझते मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे लेक्चर देखे हैं। वो समझते मैं हर वक्त लेक्चर दे रहा हूँ। मैं बड़ा अच्छा लिसनर हूँ, मैं अपने साथ रह के बड़ा एंजॉय करता हूँ। मेरा बचपन इंतहाई खामोश बचपन था, इमेजिनेशन की दुनिया में रहता था, उन तखय्युलात की दुनिया में ख्वाब देखता था। तब भी मेरे ख्वाब इतने बड़े थे कि मैं सो नहीं पाता था। मुझे बड़ी तंगी होती थी अगले दिन स्कूल जाते हुए कि जमाइयाँ लेते हुए जा रहा हूँ क्योंकि रात नहीं सही सोया। ख्वाब बेशुमार थे, लेकिन उन सब ख्वाबों की वजह से
एक दुआ थी, मुझे लगता है वो दुआ कबूल हो गई। वो दुआ थी कि अल्लाह मियाँ, अगर तूने मुझे ज़िंदगी दी है, या बारी ताला इस ज़िंदगी को ठिकाने लगा दे, ये किसी मिशन पे हो, ये ऐसी पैदा होना, जीना और फिर मर जाना ऐसी ना हो। अल्लाह ने बड़ी अनायत की थी, बड़ी तेज़ी के साथ मेरी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ बड़ी क्लियर हो गई, पर्पस क्लियर हो गया, विजन एक सेट हो गया। मुझे दलील के ज़रिए, बात के ज़रिए, कलम के ज़रिए अपने मैसेज को, इस बड़े मैसेज को फैलाना है, इस उम्मीद के मैसेज को फैलाना। बचपन से ही गौर व फिक्र की आदत अपना ली थी? ये कहीं था जी, मिजाज था, ये तफक्कुर, ये तदब्बुर, ये मेरा ख्याल है पॉलिश हुआ है वक्त के साथ साथ। ये कम्युनिकेशन स्किल मैंने पॉलिश की है जी, ये मैं बड़ा वाजिया बता दूं। बड़ी साहब, इसके लिए मैंने बड़ा चिल्ला काटा, मैंने पढ़ा के पढ़ाना सीखा। आप यकीन कीजिए, मुझे बिल्कुल स्टेज का जो फियर है वो आप सोच नहीं सकते कितना था। मेरा तलफ़ुज़, आज भी मैं गलतियाँ कर जाता हूँ बेशुमार, और तलफ़ुज़ को ठीक करने के लिए मैंने 1.5 साल रेडियो किया। आज भी जब वीडियो मेरी अपलोड होने लगती है तो उससे पहले मैं 7 बार वीडियो को सुनता हूँ। 7 बार वीडियो को खुद सुनने के बाद मैं परमिशन देता हूँ अपलोड कर। कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा सुनाए हैं स्कूल लाइफ का, कॉलेज लाइफ का, कि दोस्तों के साथ मिलकर किसी टीचर को सताया हो, कभी कॉलेज या स्कूल बंक किया हो? कम ही हुआ ऐसा जी बड्डी साहब, मैं जुर्रत इतनी नहीं थी, इंट्रोवर्ट सा था, घुटा हुआ था। ये आज जिस कासिम अली शाह को सब देख रहे हैं, ये कासिम अली शाह कोई और कासिम अली शाह। जिसको मैं जानता हूँ वो तो बड़ा शाय था। पेंसिल अगर गिर जाती थी क्लास 4 में उसकी ज़मीन पे, और साथ वाला लड़का उस पे पाँव रख लेता था, तो ये जुर्रत नहीं करता था उसे वापस दे सके। ये घर जाके अम्मा को बताता था कि वो पेंसिल जो है वो रह गई है और वो मुझे लेकर वापस दें। ये वक्त के साथ साथ चीज़ें बदली हैं। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं साथ वाले बच्चे के साथ बैठ के कोई बातचीत कर रहा था, और टीचर जो था वो पढ़ा रहा था, उसने मुझे देख लिया, हम बातें कर रहे हैं, दोनों को उसने खड़ा कर दिया, सख्ती से पूछा साथ वाले लड़के से, ये तुमसे क्या बात कर रहा था? जब मैंने उसकी टांग दबाई कि नहीं बताना, उसने फिर पूछा, उसने उसको एक लगा, कहा कि बताओ ये क्या बात कर रहा था? उसने कहा कि ये बात कर रहा था कि बड़े होके मैं किताबें लिखूंगा। टीचर ने उसको तो 1-2 लगाई थी, मुझे को 10 लगाई। पंजाबी क्या तू शक्ल देखी है? अच्छा, उस जमाने में ऐसे मास्टर होते थे। तो हमने सोटे डंडे खाए हुए हैं, तो मुझे बड़ी कुट पड़ी जी। उसने कहा जी तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम किताबें लिखोगे, यानी बातें करने पे सज़ा नहीं मिली, इस ख्वाब को देखने पे सज़ा मिली। बड़ी साहब, आज मेरी 13 किताबें हैं। केमिकल इंजीनियरिंग का मशवरा किसने दिया, और फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से भागे क्यों? ये बड़ा एक खूबसूरत दौर है मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड था। मैं अपनी ट्रांजिशन पीरियड को अभी तक की ज़िंदगी में 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। ट्रांजिशन का एक ज़माना वो है जब ये खामोश कासिम अली शाह बोलने लग पड़ा, पढ़ाने लग पड़ा। ट्रांजिशन बड़ी जल्दी दूसरी आ गई, वो यूनिवर्सिटी के दौर में है। ज़माने तालिब इल्मी में जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं पहली बार मुतारिफ़ हुआ वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के लिटरेचर से। ये सूफ़ी मिजाज कहीं था जो माँ से मिला था। मैंने उनकी किताबें पढ़नी शुरू कर दी, उन किताबों ने मेरी सोच बदलना शुरू कर दी। तो भट्टी साहब, मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज होंगी। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का एक जुमला है कि सोहबत सालिया खुद शनासी को मुमकिन बना देती है। उन किताबों से मुझे कासिम अली शाह का पता लगा, और मुझे पता लगा कि कासिम अली शाह एक इंजीनियर नहीं है। मेरा 3rd ईयर था इंजीनियरिंग का। बड़े लोग नाराज़ हुए, घर वाले बड़े खाइफ थे, दोस्त अहबाब तो शदीद खाइफ थे। मैंने रास्ता बदल लिया। मैंने सिंपल कह लीजिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक डिग्री ली, और उसको परस्यू करता हुआ ये इस तरफ आ गया। तालीम के निज़ाम में सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि इसमें काउंसलिंग नहीं है, इसमें गाइडेंस नहीं है, और शायद ये वो महरूमी जो मुझे मिली, उस महरूमी की वजह से मैंने कासिम अली शाह मोटिवेशन स्पीकर बनना था। वो सारी कैंपेन आज मैंने डिज़ाइन की कि पैशन प्रोफेशन एक होना चाहिए, 34 स्ट्रेंथ्स होती हैं, खुद को कैसे डिस्कवर किया जा सकता है। ये सारी वर्कशॉप, ये सारे सेमिनार्स, ये सब बातें जो आज हम यूनिवर्सिटियों के बच्चों को कहते हैं, ये हमारे कानों में नहीं पड़ी, और आज अल्लाह ने मौका दे दिया, वो सारी महरूमियाँ मेरी ताकत बन गई। एक टीचर से मोटिवेशनल स्पीकर बनने तक का सफ़र कैसा था? ये खुद से हो गया, इसमें मुझे ज़ोर नहीं लगाना पड़ा। टीचर से ट्रेनर बनने के सफ़र में मुझे ज़ोर नहीं लगाना पड़ा। ये बड़ा स्पॉन्टेनियस और फ्लो था इसमें, क्योंकि मैं पढ़ा रहा था और साथ खैर की बातें कर रहा था। अच्छा, ये भी वाज़ह करूँ कि मेरी सारी मोटिवेशनल स्पीकिंग एथिक्स की है। बट ये सब, ये सारी वीडियोज़ रिकॉर्ड हुई 2010 में, वायरल हुई 2015 में, और मैंने खुद वायरल नहीं की। ये लोग इन्हें रिकॉर्ड करते थे, कोई कैमरे से, कोई मोबाइल से। एक दिन मैंने वो कैमरा ढूंढा जिससे ये रिकॉर्ड हुई थी, तो यकीन कीजिए मेरे आज के इक्विपमेंट और सामान जो मेरे पास, मेरी टीम के पास मौजूद है, वो शायद 100 टाइम बेहतर है उस कैमरे से, जो एक आम सा कैमरा था। ये हम जो सारी ज़िंदगी तैयारी करते रहते हैं कि चीज़ें पूरी हो जाए उसके बाद शुरू करेंगे, और हम कभी नहीं करते। काश कि हम ये सबक सीख लें कि आज से ही शुरू करना है, ये टूटे फूटे कैमरे से शुरू करना है, ये टूटे कलम से शुरू कर देना है, ये गाची दवात से शुरू कर देना है, ये बस कदम उठाना है। आप कदम उठाते रास्ते बनने लग पड़ते हैं। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब आपने वासिफ़ अली वासिफ़ को नहीं पढ़ा था, अशफाक अहमद साहब को नहीं जानते थे। उस दौर में
आपके पहले मेंटोर या रोल मॉडल कौन थे? भट्टी साहब, मैं उस ज़माने में झांकू तो पहली इंस्पिरेशन मेरे दादा थे। उसकी वजह ये थी, मैं पहला बच्चा था ख़ानदान का, दादा से मेरा बड़ा लाड था और वो एक मैन ऑफ प्रिंसिपल थे। फौज में वो चले गए, प्री पार्टीशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी, कंटिन्यू किया, 71 या 72 में रिटायर हुए। सब कहते थे एनी अफसर बनना है, इतनी दुआएं देते थे वो। सब के सब कहते थे कि सारी दुआएं आप इसको दे देते हैं। वो इतना लाड करते थे, वो कहते थे ये कलेजे से निकलवा लेते हैं। मैं एक आम सा स्टूडेंट था, टीचर आए। वो टीचर का कमाल ये था कि वो थापड़ा देते थे। मैं भट्टी साहब पहली बार थापड़े से मुतारिफ हुआ। ओ हो, इसका जो स्वाद और मज़ा है ये थापड़े का, शाबाशी का। टीचर का नाम सर मंसूर है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तान आए तो मैं दोनों हाथ चूमूं। उसके बाद एक ये सीरीज़ चलती रही मेरी ज़िंदगी में। उस्ताद, मैं हमेशा क्रेडिट देता हूँ उस्तादों को, अमजद अवान साहब, नवीद मजीद साहब, काशिफ रशीद साहब, ये मेरे वो सब उस्ताद हैं जिनसे मैंने सब्जेक्ट पढ़े। फिर ये दौर आ जाता है जिस वक्त मुझे दुनिया जानती है। मैं इस सारे अदवार में भी सरफराज शाह साहब से बड़ा मुतासिर हुआ, इरफानुल हक साहब से बड़ा मुतासिर हुआ। मैंने इन सब उस्तादों से बड़ा कुछ सीखा। मैं ढूंढता हूँ, तलाश करता हूँ कि खैर की बात किसी से मिल जाए। और ये भी मैंने तलाश किया है कि भट्टी साहब, जो किसी को उस्ताद नहीं मानता वो गुमराह है। हमें किसी को मान जाना चाहिए कि हमसे बेहतर है। शाह साहब, हम अक्सर आपकी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, कभी पर्सनल इंटरव्यूज देखने का मौका भी मिल जाता है, लेकिन उनसे ये तासुर मिलता है कि आप एक परफेक्ट इंसान हैं। आपके खानदानी और समाजी ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं और आपसे जिंदगी में कभी कोई गलती हुई ही नहीं। अच्छा भट्टी साहब, ऐसा है कि हम सब इंसान हैं और हमारी ज़िंदगी के ग्रे एरियाज होते हैं। ये हो नहीं सकता, मेरे भी हैं। ये सब चीज़ों को मैनेज करके लेके चलना ही फनकारी है। असल आर्ट ये है कि आपने वर्क लाइफ बैलेंस कैसे रखा। मेरा किसी ज़माने में वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा ख़राब हो गया। मैं नया वायरल हुआ, मशहूर हो गया, मुझे एज गेस्ट स्पीकर कॉल बड़ी आने लग पड़ी। मुल्क से बाहर बार बार जाता था, सफ़र करता था। वो पंजाब में कहते जहाज़ों में ही रहता था और घर को वक्त नहीं दे पाता था। फिर मुझे झटका लगा समझ आई कि ये घर के साथ भी राब्ता बड़ा ज़रूरी है। और आज मेरी तरजीह में फैमिली टॉप प्रायोरिटी पे। मैं अपने बच्चों के साथ रोज़ बैठता हूँ, उनके साथ गप लगाता हूँ, उनकी नशिस्त को एंजॉय करता हूँ। मैं रोज़ वालिद वालदा को टाइम देता हूँ। हर वो वाक़या ज़िंदगी का जहाँ मैंने रिएक्ट किया है, मुझे पछता, मेरा दिल करता है मैं माफ़ी मांगूँ। मैंने ज़िंदगी में बड़े लोगों से माफ़ी मांगी है, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने दिल दुखा दिया। अच्छा, अल्लाह कितना मेहरबान है भट्टी साहब कि आपकी, मेरी, हम सब की 100 खामी है और लोग समझते हैं हम बिल्कुल ठीक है। जिस तरह लोग नाश्ता करते हुए या ट्रैवलिंग के दौरान आपकी मोटिवेशनल वीडियोस को और लेक्चर्स को बड़े शौक से देखते हैं, सुनते हैं, तो इस तरह आप भी किसी से अपने सीखने की तलब को पूरा करते होंगे। भट्टी साहब, मैं एक दफ़ा इंटरव्यू ले रहा था, एक इंटरव्यू पैनल पे था, तो एक डिप्टी मैनेजर की सीट थी। तो मैंने इंटरव्यू लेते हुए उन साहब को जो मेरे सामने बैठे थे दरख्वास्त की कि अगर आप इजाज़त दें, मैं आपके मैसेज, चैट, कॉल्स चेक नहीं करूँगा, क्या आप अपना फ़ोन मुझे इनायत कर सकते हैं? वो सोच में पड़ गए, उन साहब ने मुझे दे दी। तो मैंने वो फ़ोन खोला। भट्टी साहब, वो फ़ोन देखने के बाद एक बटन बस प्रेस किया, उसके बाद उन्हें वापस कर दिया। उनके जाने के बाद मैंने रिमार्क्स लिखे कि इन साहब को रख लीजिए। तो जो सीईओ बैठे थे वो बड़े हैरान हुए। उनका, शाह साहब आपने 2 सवाल भी किए, लेकिन ये क्या था? तो मैंने कहा जी, मैंने एक बड़ा सादा सा काम किया कि इनकी यूट्यूब सर्च चेक कर ली। सारी सर्च में खैर की चीज़ें थी। जिसकी तलाश सच्ची और अच्छी और खैर की है वो अच्छा है। जिसकी सर्च में कुछ ख़राब चीज़ें पड़ी हैं, और बड़ी साहब मैं लतीफ़े के तौर पे ये बात कह रहा हूँ, बाज़ औक़ात बज़ाहिर बड़े बड़े खैर वाले लोगों की तलाश बड़ी ख़राब होती है, दिल ख़राब हो जाता है। तो जो हम ढूंढ रहे हैं असल में हम वही हैं। मैं इस बात का कायल हूँ कि अगर खैर की बात कह रहा है तो हमें सीखना चाहिए। मैं इस बात पे मुकम्मल मेरा यकीन है कि दुश्मन से भी सीखना चाहिए। शाह जी, मैंने बहुत से लोगों से ये सवाल किया, लेकिन शायद आप ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकें कि सुकून आखिर है क्या? मैं सुकून को ढूंढ पाया हूँ बांटने से। सिकंदर आज़म फ़ौज में उनका एक बड़ा ही करीबी सिपाही था जिससे प्यार बड़ा था, और अक्सर वो उनके पर्सनल कैबिनेट में ही होता था, सिपाही होने के बावजूद, ज़ाती मुलाजिम। उसका नाम भी सिकंदर था। 100 खूबियाँ थीं लेकिन बुज़दिल बड़ा था। तो एक दिन सिकंदर आज़म ने उसे बुलाया और कहा, सिकंदर, या अपना नाम बदल लो या काम बदल लो, क्योंकि सिकंदर को बुज़दिल नहीं होना चाहिए। मुझे एक राज मिल गया। हम सब अगर अपने नाम की लाज रखना शुरू करें, मोहसिन भट्टी साहब मोहसिन है, अगर आप एहसान करना छोड़ देंगे आप मोहसिन भट्टी नहीं रहेंगे। कासिम अली शाह कासिम में बांटना है। जिस दिन ये बांटना छोड़ देगा कासिम अली शाह नहीं रहेगा। और बांटने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। मुझे बड़ा मज़ा आता है भट्टी साहब कि एक चीज़ मैंने संभाल के अपने लिए रखी हो और मेरे सामने कोई ऐसा आए, मेरा दिल करता है मैं उसको दे दूँ और मैं उठा के उसको दे दूँ। जो सुकून मिलता है मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तारीख़ में झांकूँ तो ये इमाम अली मकाम का शेवा था। आप जनाब अपनी चीज़ को उठा के इसार कर दिया करते थे। शायद उस घर में सूखी रोटी खाने वाला मस्जिद के कोने किनारे पे बैठ के जब उसे कोई आके कहता था कि लंगर चल रहा है, आइए आप भी लंगर खा लीजिए, तो वो मौला अली उसी वक्त मुस्करा के फरमाते थे, ये मेरे लंगर है जो चल रहा है।
लेकिन मैं सूखी रोटी खाता हूँ। तो शायद ये एक जीन्स में, ब्लड में जो चीज़ पड़ी है, ये मेरी ताकत है। शाह साहब, वैसे तो बच्चे बूढ़े सभी आपके फैंस हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ यंगस्टर्स आपको फॉलो करती है, और यही बात आप में और इमरान खान साहब में कॉमन है कि उनको भी बहुत ज़्यादा यूथ फॉलो करती है। तो आपने ये कैसे कर लिया, इन यंगस्टर्स को अपने साथ अट्रैक्ट और जोड़ा कैसे? बट साहब, जब हमने ढूंढा, तलाश किया, आज ना स्टैट्स का ज़माना है। आप भी क्योंकि यूट्यूब पे हमें नज़र आते हैं, और मैं तो आपको फॉलो भी करता हूँ, मेरी फैमिली भी आपको फॉलो करती है। इसका इजहार का मौका मैं चाह रहा था कि इस कैमरे पे कर दूं कि आपको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, जब हमने बड़ी सब स्टैट्स देखे ना यूट्यूब के, तो हमें बड़ा मज़ा आया। मेरे जो ज़्यादा फॉलोअर हैं वो एज ग्रुप है 18 से 35 साल का। ये टोटल फॉलोअर्स का 70% है। अच्छा, अगर मैं इनको 18 से 45 कह दूं, 45 की एज तक ले दूं, तो 82% बन जाता है। तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि मुझे फॉलो करने वाली यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, और ये सब वो लोग हैं जो आपको चंद सालों में मज़ीद कारआमद नज़र आएंगे। तो ये अल्लाह की इनायत है कि हमें उन यंगस्टर्स पे काम करने का मौका मिला, पढ़ाने का मौका मिला, ये वीडियोज़ उन तक पहुँच गई। और गाहे बगाहे मुझे बुलाया जाता है इन इदारों में, जहाँ पे यंग लॉट, नई भर्ती मेरे सामने होती है, जिनका एक पूरा सफ़र सामने पड़ा होता है 35-30 साल का, और उनको हम वैक्सीनेशन देते हैं, होप की, मोटिवेशन की, ये यकीन देते हैं कि ये मुल्क बेहतर मुल्क बन सकता है। रूहानी स्कॉलर सैयद सरफराज अहमद शाह साहब यूट्यूब प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए कासिम अली शाह फाउंडेशन तशरीफ़ लाए। सैयद सरफराज अहमद शाह साहब से कासिम अली शाह के बारे में गुफ्तगू हुई। शाह साहब, आज हमारी खुशनसीबी है कि कासिम अली शाह साहब के बहाने आपसे फिर एक बार मुलाकात का मौका मिल गया। कैसे हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। आपकी कासिम अली शाह साहब से कितनी पुरानी शनासाई है? ये तो शायद मुझे याद नहीं कि कितनी पुरानी शनासाई है, लेकिन एक एहसास है कि मैं एक ज़माने से इन्हें जानता हूँ। ये इनकी शख्सियत का एजाज़ है कि इनसे मिलने वाला हर आदमी यही समझता है कि वही इन्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ है, और उस निस्बत से ज़मान और मकान का एहसास ख़त्म हो जाता है इनसे मुलाकात के। कासिम साहब, क्या सरफराज शाह साहब ही वो शख्सियत है जिनसे आप दुनियावी मामलात में रहनुमाई लेते हैं? भट्टी साहब, मैं अगर ये कहूँ कि दुनियावी मामलात में, तो ये तो बड़ा, कह लीजिए, हल्का जुमला हो जाएगा। शाह साहब से मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं हर मामले में, वो रूहानी हो, वो दुनियावी हो, वो काम हो, वो कोई स्ट्रेटजी बनानी हो, सच ये है कि मेरी जो एक कॉर्पोरेट साइड है और जो मेरा सर्व करना है इदारों को, उसमें मैं शाह साहब से मुशावरत के बगैर कदम नहीं उठाता। और शाह साहब हमेशा वालिद की हैसियत से, एक उस्ताद की हैसियत से, एक मुर्शिद की हैसियत से मेरी रहनुमाई कर देते हैं। शाह साहब, आपने कासिम अली शाह साहब का स्ट्रगलिंग पीरियड भी देखा। उस दौर में आपने कासिम साहब की शख्सियत को कैसा पाया? शेख सादी का गालिबन वो है, या यूँ कहिए फ़ारसी का एक प्रोवर्ब है, शीरीं बयां फ़ाते आलम। तो शीरीं ज़ुबान तो है ही हैं, लेकिन जो मोहब्बत है जो इनकी शख्सियत से स्पिल आउट करती रहती है, वो असल में ऐसी है कि इनके इर्द गिर्द एक हाला कायम कर देती है, और ये उस हाले में लिपटे नजर आते हैं हमेशा कि यहाँ स्वाय मोहब्बत के। और एक और जो इनकी सबसे बड़ी खूबी है और इनकी सक्सेस में मेरे ख्याल में बहुत बड़ा रोल जिसने प्ले किया इनकी मेहनत के अलावा, वो ये है कि ये हर एक को इज्जत देते हैं। और इज्जत देने के बारे में एक बात मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि दूसरे को इज्जत वही दे सकता है जो खुद इज्जत वाला है। छोटे से छोटे आदमी को, चाहे वो शाह साहब जैसा कमतर आदमी क्यों ना हो, उसको भी इज्जत देते हैं। और शायद यही वजह है कि रब ताला इन्हें नवाज रहा है। आपने अभी इनके स्ट्रगल के पीरियड की बात की, और जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो उस वक्त कासिम अली शाह साहब, इतने बड़े कासिम अली शाह साहब नहीं थे, लेकिन वो स्ट्रगल का पीरियड अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के सदके इन पे बहुत मुख्तसर रखा। बड़ी तेज़ी से अल्लाह ने इनको आगे चलाया, और ये मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि इनके ऊपर जो अल्लाह की रहमत है उसमें शायद मेन रोल इन दो बातों का है कि ये मोहब्बत बांटते हैं और बग़ैर ये देखे कि दे किसको रहे हैं।
और हर एक को इज्जत बख्शते हैं। हमने सुना है कासिम साहब को आपने अपना बेटा भी बनाया हुआ है, ये तो इनके लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। अब ये पता नहीं कि वो ऑनर मेरी है या इनकी है कि ये अपने आप को मेरा बेटा कहते हैं कि मेरी ऑनर है। इतना काबिल आदमी है और इतना मेहनती, इतना प्रॉमिसिंग शख्स अगर अपने आप को मेरा बेटा कहे तो मेरा ख्याल है वो मेरे लिए ऑनर है। शाह साहब, आप कासिम अली शाह साहब की वीडियोस भी देखते होंगे और यकीनन वीडियोस देखकर इनको फीडबैक भी देते होंगे। जब आपको असल देखने को मिलता है तो वीडियो को देखेंगे आप। इनकी मेहरबानी है कि ये अपने जो मामलात हैं, दुनियावी मामलात मुझसे डिस्कस करते रहते हैं और उस डिस्कशन में फिर हल भी निकल आते हैं। तो ये इनकी मेहरबानी है। जस्टिस रिटायर्ड अनवारुल हक से भी गुफ्तगू हुई। सर, कासिम अली शाह साहब से शनासाई कैसे हुई? जी, कासिम अली शाह साहब से अल्लाह मियाँ ने मिलवाना था, मिलवा दिया। मैं जब रिटायर हो रहा था तो मेरा जो आखिरी वहाँ पे एक तकरीब थी हाई कोर्ट में, उसमें शाह साहब बैठे हुए थे और मैं जजेस को कह रहा था कि अब मैंने यहाँ से जाके आराम से नहीं बैठना, ये जो इतने लाखों केस पड़े हुए हैं इनका कोई हल करते हैं। तो मैं जाके एक मॉडल बनाने की कोशिश करूँगा कि जिसमें लोग अदालत के अलावा भी देखें कि उनके मामलात हल हो सकते हैं या नहीं हल हो सकते। पूरी दुनिया ADR पे चली गई है तो हम भी ट्राई करें। तो उसके लिए ये सुन रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करेंगे? मैंने कहा मैं कचहरियों में जाया करूँगा, एक फोल्डिंग चेयर लूँगा, एक टेबल लूँगा, वहाँ बैठ जाया करूँगा, लोगों को बुलाऊँगा और उन्हें कहूँगा कि आप मेरे साथ बैठ के तो बात करें। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि जज साहब के अलावा बाहर भी बैठ के फ़ैसला हो सकता है। पूरी दुनिया कर रही है तो हम क्यों ना करें। हाँ। तो इन्होंने कहा जी ये कैसे करेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल सा काम है, रोज़ाना घर से निकलना या जब भी आप जाएंगे। तो अगर आप मुझे कहें तो मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूं, इसको ऐसा करें कि बाकी लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो जाए। मुझे तो सच्ची बात है समझ नहीं आई, फिर मैं रिटायर होकर आ गया। ये जो प्रोजेक्ट है इसको कोई नाम देना था हमने, तो बड़े नाम सोचे। तो शाह साहब ने खुद ही नाम तजवीज़ किया। उन्होंने कहा जी इसका नाम रखते हैं आओ सुलह करें, आस्क, ASK। उर्दू में हम लिखते हैं इसको अलफ़ दा स्वाद और काफ। और ये बात मैं बड़े दिल से आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसा आदमी जिसने बिल्कुल रिटायर होकर, जैसे हमारे यहाँ होता है कि लोग बेकार होकर बैठ जाते हैं, इन्होंने एक गूंगे बहरे रिटायर्ड आदमी को इतने ज़बरदस्त काम पे लगा दिया है कि मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ कि वो जो 50,000 केस मैंने हाई कोर्ट में फ़ैसला किए उसके मुकाबले में एक राज़ीनामा जो यहाँ होता है, ये मेरे दिल के करीब। शाह साहब, आपने ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड कर दिया, आपकी इतनी ज़्यादा मसरूफियात होती हैं, आप इस कार्य खैर में प्रैक्टिकली ख़ुद कैसे हिस्सा डालते हैं? भट्टी साहब, मेरा सच बताऊं तो दुआ के अलावा कोई रोल ही नहीं है। मैं तो शुक्रिया अदा करना और दुआ करना, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। ये सारा कमाल जस्टिस अनवार साहब का है। ये इतने दरवेश इंसान हैं और मुझे सच्ची बात है खुद सीखने का इतना मौका मिलता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। मुझे मशवरा चाहिए तो अल्लाह ताला मुझे एक फ़ादर फिगर, एक उस्ताद, एक बड़े भाई की शक्ल में अनवार साहब मुझे इन्होंने दिए हुए हैं अल्लाह पाक ने, और मैं उनसे मशवरा कर लेता हूँ। और ये प्लेटफॉर्म एक पूरी टीम है। दफ्तर के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया, सोशल मीडिया विंग और मल्टीपर्पज़ क्लासरूम भी दिखाया। शाह साहब, तो ये है वो ऑडिटोरियम जहाँ से हम आपके लेक्चर सुना करते हैं, देखा करते हैं। भट्टी साहब, ये एक पर्पस बिल्ट क्लासरूम है और मल्टीपर्पज़ है। ये साउंड प्रूफ है, इसकी दीवारें बोल रही हैं कि यहाँ क्या है। यहाँ दुनिया की जो बेस्ट सेलिंग किताबें हैं सेल्फ हेल्प की, उनकी दीवार है। यहाँ लोकल हमारे जितने राइटर्स हैं जिन्होंने इस्लाह माशरा पे कुछ लिखा है, उसकी दीवार है। हम पाकिस्तान में ई-कॉमर्स को प्रमोट करने में नंबर 1 है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा यकीन है कि पाकिस्तान में इनकलाब आ सकता है अगर हम इन यंगस्टर्स को ई-कॉमर्स सिखा दें। उसकी वॉल है। यूट्यूब चैनल्स हमारे 8 चैनल हैं जी, और उनके जो सारी अचीवमेंट्स हैं, गोल्डन सिल्वर टैबलेट्स, वो सब लगी हुई हैं। और ये क्लासरूम
इंटरव्यू लेने के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेक्चर देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इस प्लेटफॉर्म से कुछ 1650 लोगों के इंटरव्यू कंडक्ट किए। वाह। कि किसी को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, किसी को नहीं पूछ रहा, अखबार वाला, कॉलम वाला, टीवी वाला, मैं हाजिर हूँ, ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इस प्लेटफॉर्म से बड़े लोगों को रास्ता मिला है, बड़े लोगों को गाइडेंस मिली है, और ये सारा विजडम रिकॉर्ड होके। एक हमारे दोस्त वो बड़े ही काबिल इंसान है, तो वो कहने लगे कि ये जितना काम आपने किया ये एक यूनिवर्सिटी के बराबर है। ये उनकी मेहरबानी, उन्होंने ये जुमला कह दिया। तो उन्होंने कहा ये सारा काम अगर यंगस्टर्स तक पहुँच जाए तो इनकलाब आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मुबारक साहब, कैसे हैं आप? हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मुबारक साहब, आपका कासिम अली शाह साहब से ताल्लुक़ कैसे बना? कासिम अली शाह साहब से जो मेरा तल्लुक़ है, एक जो इनकी मोटिवेशनल स्पीचेस हैं, जो इनके लेक्चर्स हैं, या जो इनके पब्लिक में एक फ़िगर भी हैं, और मैं भी आप इंसानों की तरह जब किसी चीज़ की कोई रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है, बिज़नेस में, अपने घरेलू मामलात में, अपने सोशल मामलात में, इनकी वीडियोस देखता हूँ और इनसे रहनुमाई हासिल करता हूँ। छोटी सी मेरी इनके साथ एक गुजारिश है कि हम इतना कुछ हासिल करने के बावजूद भी, जो मेरी अपनी एक पर्सनल कामयाबियाँ हैं, आपकी हैं, इनकी है, हम कभी कभी इन चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पाते अपनी औलाद में, अपने बच्चों में। छोटे मोटे मामलात में जब उनकी तरफ से कोई परेशानी आती है तो हम बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। हम उन पे तकिया नहीं करते बाज़ का, या उनके साथ हमारा रिलेशन नहीं रहता। इसके लिए सर कभी कभी मेरी जो एक परेशानी ये भी होती है कि इतना कुछ हासिल करने के बावजूद, मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं वो अपनी औलाद में, अपने बच्चों में, अपने मामलात में उस अंदाज में डिलीवर नहीं कर पा रहा जैसे मुझे करना चाहिए। इसके लिए कभी कोई इंशाल्लाह इस पे काम करें। जर्मनी से आए दोस्त मिर्ज़ा रुहेल बेग के साथ दोपहर का खाना खाया। शाह साहब, दोस्त का तारुफ तो करवाएं ना जी। अच्छा, मिर्ज़ा साहब बड़े अच्छे राइटर हैं जी, और कॉलम लिखते हैं एक अखबार में, मुल्क से बाहर होते हैं, जर्मनी, और आज खुशकिस्मती है कि ये लाहौर में मौजूद थे और लंच में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बेग साहब, शाह साहब से कैसे मुतारिफ हुए? शाह साहब से मैं बेसिकली यूट्यूब से ही मुतारफ़ हुआ था। जिस तरह बहुत सारे नौजवान नस्ल है, मैं बेसिकली बताऊं कि शाह साहब की जो जब मैं बातें सुनता था तो उनकी बातें दिल में उतरती हुई महसूस होती थी मुझे। शाह साहब के जो लहजे की शाइस्तगी है, उनकी जो अल्फाज हैं और जो उनका मोहब्बत भरा अंदाज़ है, वो यकीन जाने मुझे ऐसे महसूस होता था ये शायद मेरे लिए ही बोल रहे हैं। तो मैं बेसिकली शाह साहब का एक बहुत बड़ा फ़ैन, आप समझ सकते हैं। खाना बिस्मिल्लाह करते हैं भट्टी साहब, प्लीज़। खाना रेडी है जी, बिस्मिल्लाह करें। माशाअल्लाह। मिर्ज़ा रुहेल बेग ने अपनी किताब का तोहफा दिया। आप पाकिस्तान के बच्चों की तालीम और तरबियत तो बहुत अच्छे अंदाज से कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल कैसे रखते हैं? भट्टी साहब, अपने बच्चों को बदलना, उनकी तरबियत करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, और इसका कुलिया सिर्फ एक ही है कि आप खुद बंदे के पुत्र बने और जो बंदे का पुत्र बनता है, खुद को बेहतर बनाता है, उसकी चीज़ें बेहतर होने लग पड़ती हैं, उसका घर बेहतर होने लग पड़ता है। चैलेंज ये है कि लोग जो दूसरों को बता रहे होते हैं खुद उस पर अमल नहीं कर रहे होते। अगर आप अमल करना शुरू कर दें, उनको करके दिखाएं, वो आँखों से देखें कि अच्छा इंसान क्या होता है, वो आँखों से देखें वर्तना कैसे है, वो देखें कि मुलाजमों से बात कैसे करनी है, छोटे बड़े से बात कैसे करनी है, किसी के साथ चलना कैसे, रिश्ते कैसे निभाने हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। हम सब जानते हैं कि लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके लेक्चर सुनते हैं, आपकी मोटिवेशनल वीडियोस को देखते हैं, और उनमें से बहुत से लोग आके आपको ये बताते भी होंगे कि हमने आपका फ़लाँ लेक्चर सुना, फ़लाँ वीडियो देखी और हमारी ज़िंदगी में ये तब्दीलियाँ आई। तो क्या आपके अहले खाना भी इसी तरह आपके साथ करते हैं? भट्टी साहब, मैं दुनिया के लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, घर वालों के लिए, बीवी के लिए खामद हूँ, बच्चों के लिए बाप हूँ, वालिद के लिए बेटा हूँ, बहन भाइयों का भाई हूँ। तो मेरा कह लीजिए कि वो जो एक प्रोफेशनल इम्प्रेशन है वो मेरी फैमिली के पास तो नहीं है उस तरह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक रवैये और मिजाज की वजह से मुझे एक फ़ैमिली की लीडरशिप ज़रूर दी हुई है, जिसको अल्लाह हमेशा बरकरार रखे और इस रवैये को भी बरकरार रखे जिसकी वजह से लीडरशिप है। जब मैंने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया तो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था,
मेरी एक आम सादा सी ज़िंदगी थी, उसमें कोई ऐसा प्रोफेशनलिज्म नहीं था, उसमें कोई बड़े को कह लीजिए मैनर्स नहीं थे, असलूब नहीं थे, ग्रूमिंग नहीं थी। तो उनके लिए मैं आम सा इंसान ही भला हूँ। दुनिया के लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी ये तमन्ना हमेशा रहेगी और अल्लाह इसको कायम रखे कि मैं घर वालों के लिए एक आम इंसान की हैसियत से, एक वालिद की हैसियत से, एक खामद की हैसियत से उनकी खिदमत करता रहूँ। करीबी दोस्त रज़ाउर रहमान से मिलने उनके दफ्तर गए। शाह साहब अपने दोस्त का तारुफ तो करवाएं ना जी। भट्टी साहब, मियाँ रज़ाउर रहमान साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, एक बाकमाल एजुकेशनिस्ट हैं। इनके वालिद साहब भी उस्ताद थे, वालदा भी उस्ताद थीं, और 80s के स्टार्ट पे इस फैमिली ने स्कूल एक खोला, उसके बाद इसकी चेन्स बन गई। रज़ा भाई के साथ मेरी दुनियादारी की बड़ी मैं मुशावरत करता हूँ, वो किसी तरह के मामलात हों इनसे मशवरा ले लेता हूँ। हम हफ्ता एक ना मिले तो उदास हो जाते हैं, फिर को बहाना ढूंढते हैं चाय पीने का, खाना खाने का, गप लगाने का। और इसके साथ एक ख़ास बात ये भी है कि रज़ा भाई की एक स्कूल्स की एसोसिएशन, और ये जो एसोसिएशन है ये स्कूल्स की वेलफेयर के लिए, एजुकेशन की वेलफेयर के लिए बेइंतहा काम कर रही है। रज़ा भाई, ये आपके ऑफिस में हमें जगह जगह पे शाह साहब की किताबें नज़र आ रही हैं, तो आपकी इनके साथ कोई अकीदत है, कोई मोहब्बत है, क्या रिश्ता है? दिल तो मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकता, वहाँ भी शाह साहब भी हैं। अकीदत भी है, दोस्ताना भी है, मोहब्बत भी है, इश्क भी है, प्यार भी है। इसको जितना लंबा चाहें करना वो कर लें। जब दिल मिल जाते हैं, जब सोच मिलना शुरू हो जाती है, जैसे कि शाह साहब ने अभी कहा कि हम मुशावरत भी कर लेते हैं। मशावरत दरअसल समझ आने वाली चीज़ है। अगर मेरी बात उन्हें समझ आ गई है तो वो मशवरा है, इनकी बात अगर मुझे समझ आ गई है तो वो एक कंसल्टेशन है। तो ये उन लोगों में होता है जिनका मोहब्बत का लेवल, प्यार का लेवल, जहन का लेवल, दानिशमंदी का लेवल जो है ना वो एक लेवल पे हो, या एक लेवल से थोड़ा सा ऊपर नीचे के करीब हो, तो वो लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं। कुछ दोस्तियाँ होती हैं जो मुश्किल हालात में इकट्ठे बाजू बनने वाली होती हैं, ये वो दोस्ती है जहाँ हम हमेशा बाजू बने एक दूसरे का, और एक के साथ एक खड़ा हुआ है और वो 11 हो गया है और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। हम शाह साहब के जितने दोस्तों को मिले हैं, हर एक ने शाह साहब की बड़ी तारीफें की हैं। हम ये चाहते हैं कि आप शाह साहब की कोई खामी बताएं। शाह साहब की खामी ये है कि ये एक हफ्ते के बाद मिलते हैं। चाहिए कि जल्दी मिला, मोहब्बत का लेवल है जी। वैसे असूली तो होता ये है कि शाह साहब हमेशा पहल करते हैं, मिलने में भी, कॉल करने में भी। मैं सुस्त आदमी हूँ ज़रा, या मैं बाज़ का थोड़ा सा वो कर जाता हूँ कि ये मसरूफ़ ना हो, तो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो एक्चुअली ये शाह साहब पे सिर्फ हमारा हक़ नहीं है, शाह साहब पे अब तो पूरे पाकिस्तान का हक़ है। तो वो अगर ये हक़ बांटा जाए ना, सब लोगों को इससे फैज़ मिल जाए, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। दिन भर की मसरूफियात निपटाने के बाद मॉडल टाउन में वाक़े अपने घर आए और लिबास तब्दील किया। करीबी दोस्त जावेद इकबाल बच्चों के हमरा मिलने आए। शाह जी, दोस्त का तारुफ तो करवाएं ना जी। भट्टी साहब, जावेद इकबाल साहब मेरे बड़े शानदार दोस्त हैं। ये अनमोल इंसान है। ये ग्रीन गार्डन के नाम से एक मिशन चला रहे हैं। इस मिशन के अंडर घरों के लॉन्स, घर में सब्जी लगाना, और साथ ही साथ में लोगों की जो एक पौधों के साथ मोहब्बत है वो शामिल है। ये खुद को माली कहते हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसा माली एक ही होगा। दोस्तों के साथ वक्त कैसे गुजारते हैं? क्या उनको भी मोटिवेशनल लेक्चर देते हैं, या आम रिवायती दोस्तों की तरह हंसी मजाक भी करते हैं? बड़ी खुशनसीबी है कि ये रम्ज़ भी समझ आ गई भट्टी साहब। दोस्तों के लिए लेक्चर थोड़े होते हैं, उनके तो कह लीजिए फायर रखने होते हैं तकलीफ़ों वाली जगह पे, और अपनी तकलीफ वाली जगह पे उनसे फाय रखवाने होते हैं। उनके साथ तो क्या क्या होने चाहिए, उनके साथ तो गम शेयर होने चाहिए, उनके साथ तो गमों को खुशियों में बदल जाना चाहिए। तो ये बड़ी खुशकिस्मती है कि जितने मेरे दोस्तों का हल्का है वो सारे ही बड़े नायाब और बड़े कीमती लोग हैं मेरे लिए, और सबके साथ मेरा कह लीजिए खुला डुला मजाक भी है, और सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। जावेद साहब, आम तौर पे दोस्तों की खामियां बताना बड़ा मुश्किल काम होता है। आपको शाह जी की कौन सी बात ऐसी लगती है कि जिससे आपको महसूस होता हो कि ये खामियां, ये इन्हें दूर कर लेनी चाहिए? शाह साहब के पास बैठ के मैं आपको बताऊं, हम नए नए दोस्त बने, और जो अभी आप कह रहे थे ना कि जी हम पुराने दोस्त हैं, लेकिन हमारा जो ताल्लुक़ है ना वो मुझे लगता है कि सदियों का है, हमारी रूहों का। पुरानी नई दोस्ती नहीं होती है,
अगर आप फीलिंग में आ जाए ना, उस कैटेगरी में अपने आप को फील कर जाएं कि जी आपकी रूहों का दोस्ती है। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जी बड़ा आदमी वो है, बड़े आदमी है माशाल्लाह, जिनके पास बैठ के अपना आप छोटा ना लगे। लेकिन इससे एक स्टेप और मैंने फीलिंग ली है, इनके पास बैठ के अपना आप और बड़ा लगता है। तो आप इनकी मोटिवेशनल वीडियोज़ और लेक्चर्स को फॉलो करते हैं? जी, साल से हमारा बड़ा रूहानी ताल्लुक़ है। इनके नॉलेज में भी ये चीज़ नहीं थी, अल्लाह ने मिलवा दिया और मैं बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूँ। वैसे शाह जी तनकीद बर्दाश्त कर लेते हैं या नाराज़ हो जाते हैं? बड़ी स्माइल के साथ करते हैं और उस बात को हंसी मजाक में इस तरह से डाल देते हैं। आप कह रहे थे ना कि जी ये हंसी मजाक करते हैं या सिर्फ मोटिवेशनल लेक्चर ही देते हैं। ये शाह साहब जो मोटिवेशनल एज ए लेक्चर हमें नज़र आते हैं ना, ये वैसे नहीं है। दोस्तों के साथ इतना हंसाते हैं, बंदा कहता है वही शाह साहब ने, यकीन ना। शाह जी आप एक पब्लिक फिगर है, लेकिन दोस्तों की महफिल में कहीं बैठे हों तो वहाँ पे इस शख्सियत को, इस स्टेचर को लेकर चलना आसान है या मुश्किल है? भट्टी साहब बहुत आसान है। अगर आपका दिल साफ़ है, आपकी नीयत साफ़ है, आपका ताल्लुक़ मज़बूत है, तो आप सबको साथ मिला के चलते हैं कि मैं अपनों के लिए एक आम इंसान हूँ, ना मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, ना मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं दोस्तों का भाई हूँ। मेरा इतना लाड और प्यार, इतने मान दावे के ताल्लुक़ है, मैं आपको बता नहीं सकता। और हम इतना इंजॉय करते हैं अपनी दोस्तियों को, एक दूसरे की कंपनी को, शाम की चाय को, गपशप को बड़ा इंजॉय करते हैं। शाम की चाय एक साथ पी, कासिम अली शाह के साथ हल्की फुल्की गपशप भी हुई। सर अब थोड़े ज़रा हल्के फुल्के सवाल हो जाए। मोहब्बत की गलियों से गुजर तो हुआ होगा जी, ज़माने जवानी में गुजरे, बिल्कुल गुजरे, ज़ोर से गुजरे, चीखे मारते धाड़ते गुजरे और गुजर गए। पहली मोहब्बत कब हुई? ये नहीं कहना कि पहली मोहब्बत मेरी दादा से हुई थी, नानी से हुई थी, दादी से हुई थी या वालदैन से, ऐसे नहीं कहना। आपको पता है मैं कौन सी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ? मेरा ख्याल है ज़माने जवानी था, कुछ 16-17 साल उम्र होगी, उसी ज़माने में इससे गुजरे हैं। कभी किसी ने गुलाब दिया हो जो आज तक आपने किताबों में संभाल के रखा हो? अच्छा, मैं इतना कोई वो रोमांटिक आशिक मिजाज नहीं हूँ, टिपिकल जिसे कहते हैं। होता तो थोड़ा सा शायर बन जाता गुलाब फूल कईयों ने दिए ज़िंदगी में लेकिन जी कोई चाहता है, ये बड़े एक कह लीजिए खुशी की बात है, कोई चाहता है आपको, आप खुशकिस्मत हैं। मेरे सारे दोस्त मोहब्बत करने वाले पूरी ज़िंदगी के काफ़िले में, मैं सच बताऊं, मुझे बड़ी मोहब्बत मिली, सबसे बड़ी मोहब्बत मिली। आपने किसी को लव लेटर लिखा हो या दोस्तों के लिए आपने लव लेटर लिखे हों उनकी महबूबाओं के लिए, क्योंकि आपको लिखने पढ़ने का शौक़ था? बड़ी साहब मुझे ये वाला लिखना नहीं आता था, ये जो लव लेटर होता है इसमें बड़ा कमज़ोर था। और अगर सच कहूँ, इसका सबूत है कि आज भी मेरी फैमिली वो ये कहती है कि इस तरह के एक्सप्रेशंस में मैं वीक हूँ। मैं बड़े जज्बात अपने अंदर रख लेता हूँ, इस तरह के एक्सप्रेशंस में मैं इतना मजबूत नहीं हूँ। सुना है आप अपने ख़ानदान में पहले बागी थे जिसकी आउट ऑफ फैमिली शादी हुई थी, और फिर भी आप उसे अरेंज मैरिज कहते हैं। मेरी फैमिली की सब शादियाँ गुजरात से थे, गुजरात में ही होती थी। मैं फैमिली का पहला बच्चा था। मेरी सिर्फ एक ही दरख्वास्त थी कि आप मेरी शादी गाँव में ना करें, गुजरात ना करें, शहर में जहाँ मर्ज़ी कर दें। और ये बहुत बड़ी बगावत थी, क्योंकि चाहते ना चाहते ये जो पंजाबी कल्चर है, इसमें बचपन से आपके रिश्ते बन चुके होते हैं, कहीं ना कहीं इंतज़ार हो रहा होता है कि ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। तो उस कल्चर में मैं भागी था, मैं नहीं मानता था। मेरे मुताबिक किसी को समझना, किसी को अंडरस्टैंड करना, किसी के साथ चलना, किसी के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना, भट्टी साहब ये बहुत बड़ा काम है और इसको बड़े ध्यान से करना पड़ता है। तो मेरी बगावत थी। कभी ऐसा हुआ हो कि बेगम साहबा के साथ किसी बात पर बहस हो गई और आपने अपना मौक़िफ़ समझाने की कोशिश की हो, तो आगे से जवाब मिला हो कि मोटिवेशनल स्पीकर होंगे तो बाहर होंगे? ये जुमला तो मेरे घर में बहुत सुनाई देता कोई पता नहीं अभी पीछे से आवाज़ आ जाए कि आप मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, बाहर होंगे। लेकिन बड़ी साहब मैंने कुलिया ढूंढ लिया। मुझे जब भी बेगम घूरी डालती है और ऐसे देखती है मुझे, मैं ला जूती लेता हूँ, पा जोगर लेता हूँ और पार्क में चलता मुझे वॉक करने का बड़ा शौक है, भागने का बड़ा शौक है। यानी बेगम से लड़ना नहीं, डरना है। हाँ जी बिल्कुल, लड़ना नहीं डरना है। आपका इंटरेक्शन ख़वातीन के साथ भी ज़्यादा रहता है, बेशुमार ख़वातीन आपकी फ़ैन्स भी हैं और उनमें से बहुत सी ऐसी होंगी जो आपको अपना मेंटोर भी मानती होंगी। तो ऐसे में बेगम साहबा जब कभी शक करती होंगी तो मामलात की नज़ाकत को कैसे संभालते हैं? अच्छा, हम सब जो कैमरा, टीवी, स्क्रीन वाले लोग हैं ना, ये हम सबका चैलेंज है। शायद हर औरत ही शकी होती है, हर औरत ही पॉजेसिव होती है, लेकिन ये स्क्रीन टीवी वाली दुनिया से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, दोस्त मेरे, भाई, आप, मैं, हम सब, हमारी बेगमात ज़्यादा शकी होती हैं उन्हें ज़्यादा डर लगता है। फिर एक दोस्त कहने लगे कि मैं रात पिछले पहर मुझे महसूस हुआ, ख्वाब में लगा ऐसे कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ा और वो हाथ जो है वो किसी मोहतरमा का है।
तो कहते मेरी हल्की सी आंख खुली तो वाकई मेरी बेगम ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ और मेरा अंगूठा मेरे मोबाइल फ़ोन पे दबा दबा के लगाया। अच्छा, कहते मैं बड़ा मजबूत इंसान हूँ तो मैं कंट्रोल करके और मैंने कहका नहीं लगाया, लेकिन मेरा कहका तब छूटा जब वो वही मोबाइल लेके पाँव के अंगूठे की तरफ चले गए। तो ये कहीं ना कहीं हम सबको फेस करना पड़ता है और यकीन दिलाना पड़ता है कि हम आप ही से मोहब्बत करते हैं। बच्चों की तरबियत में ज़्यादा हाथ किसका, आपका या बेगम का? टाइम तो ज़्यादा बेगम के साथ बच्चों का गुजरता है, लेकिन अल्लाह ने बड़ी अनायत की कि बच्चों का रोल मॉडल मैं ही हूँ। मेरे से बड़ा प्यार करते हैं, यहाँ तक कि जो मेरे अतवार तौर तरीके अंदाज होते हैं चुप करके फॉलो कर लेते हैं। चंद दिनों मुझे पता लगता है कि उसी अंदाज को, उसी असलूब को मेरे बच्चों ने फॉलो कर लिया। अगर ये कहा जाए कि किताब बीनी की आदत ने ही आज के कासिम अली शाह को तराशा है, तो ये गलत नहीं होगा। तो वो कौन सी किताबें हैं जो आप बड़े शौक़ से पढ़ते हैं? वो कौन से राइटर्स हैं जिनकी किताबें आप कभी पढ़ना मिस नहीं करते? भट्टी साहब, मुख्तलिफ दौर रहे हैं रीडिंग के मेरे। जो यूनिवर्सिटी का ज़माना था मैंने लोकल लिटरेचर सारा पढ़ दिया। बानो आपा, इशफाक साहब, मुमताज़ मुफ्ती साहब, कुदरतुल्लाह शहाब साहब, ये सब मैंने पढ़े। और बाद में मेरी इंट्रैक्शन सेल्फ हेल्प के मॉडर्न लिटरेचर के साथ हुई। ये क्योंकि पाकिस्तान में नया है अभी, इस पे बहुत सी तनकीद भी होती है लाइल्मी की बुनियाद पे, लेकिन मैं पिछले 20 सालों से सेल्फ हेल्प की जितनी मॉडर्न किताबें हैं, वो स्टीफन कुवे है, वो टॉनी रॉबिन्स है, वो जिम रॉन्स है, वो रॉबिन शर्मा है, वो जॉन सी मैक्सवेल है, इन सब किताबों को, सारे लिटरेचर को मैंने पढ़ा। और इस लिटरेचर को पढ़ने के बाद मुझे ये भी पता लगा कि हम मुसलमानों को भी इस पे काम करना चाहिए था। ये सारे वो अहकाम थे जो कुरान और हदीस में मौजूद हैं। इन लोगों ने इसे स्पेशलाइज्ड एक फील्ड बना दिया और पॉलिश करके दुनिया के सामने रख दीजिए। मिसाल लीजिएगा, दुनिया में लीडरशिप पे सबसे बेहतरीन किताबें जॉन सी मैक्सवेल की हैं। मेरा ईमान है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन लीडरशिप का मॉडल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो काश के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लीडरशिप मॉडल को नरेट करके समझ के लीडरशिप की किताबें बनाई जाएं। आज दुनिया बता रही है कि जी माफ़ करना बड़ा ज़रूरी है। दुनिया के बेहतरीन मॉडर्न लीडर नेल्सन मंडेला 27 साल की जेल काट के पहला क्वेश्चन उनसे सहाफ़ी पूछता है कि अब आप क्या करेंगे जिन्होंने जेल में डाला? तो वो कहते हैं जी फॉरगेट एंड फॉरगिव, माफ़ किया और भूल गए। ये लेसन तो हमें 1400 साल पहले मिला जब फतह मक्का। हमें तो लीडरशिप का मॉडर्न मॉडल ये लाजमी पढ़ना चाहिए, लेकिन जोड़ना चाहिए 1400 साल पहले से। किताबें पढ़ने के अलावा फिल्में देखने का शौक़ भी होगा, क्योंकि फ़िल्मों से भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। किस किस्म की फ़िल्में पसंद करते हैं? अच्छा, अब भट्टी साहब मुश्किल हो गया मूवीज़ देखना, लेकिन किसी ज़माने में जो मैंने मूवीज़ देखी हैं वो पर्पस के साथ, किसी थीम के साथ, किसी फ़िलॉसफी को लेके। बस मुझे एपिकलिप्टो बड़ी पसंद है। म्यूज़िक कैसा पसंद करते हैं? मुझे आरफाना बड़ा पसंद, मुझे आबिदा परवीन बड़ी पसंद है, मुझे नुसरत फ़तेह अली खान साहब बड़े पसंद हैं, कोक स्टूडियो में कुछ चीज़ें बड़ी पसंद हैं, इंडिया से ए आर रहमान बड़ा मुझे पसंद है, अरिजीत सिंह को मैं बहुत सुनता हूँ। ये एक मॉडर्न है लेकिन कमाल उसकी आवाज़, कुछ जादुई आवाज़ है। तो म्यूज़िक मुझे फैसिनेट करता है। आपकी आवाज़ जितनी खूबसूरत है, खुद गुनगुनाते भी तो होंगे? कम ही है जी, वैसे गाना गाने का मौका नहीं मिला कोई। कभी कभी अगर गुनगुनाते हो तन्हाई में बैठ के, तो क्या गुनगुनाते होंगे जी? तराने पड़े होते हैं। सुना बहुत ज्यादा है ना जी। क्या खाने के मामले में लाहौरी हैं? मैं थोड़ा खाता हूँ, सुथरा खाता हूँ, साफ सुथरा खाता हूँ और शौक से खाता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, फेटू नहीं हूँ कि ज्यादा खा लूँ। सोशल मीडिया पर आपकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है माशाल्लाह, लेकिन आप खुद किसको फॉलो करते हैं? बेशुमार हैं जी ऐसे लोग। अब पुराना अगर देखूँ तो क्योंकि सारी दुनिया सोशल मीडिया पे आ गई, वो लोग जो दुनिया में गैर मौजूद हैं उनका भी यूट्यूब चैनल है, उनके फॉलोअर्स ने बनाया हुआ है। तो रूमी के कोर्स, बुदा के कोर्स में जितने पेज हैं वो सारे मैं फॉलो करता हूँ। सेल्फ हेल्प, पर्सनल डेवलपमेंट पे इंडो पाक में जितना काम हो रहा है, वो इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, मैं सबको फॉलो करता हूँ, सारे अच्छे हैं। इसके साथ साथ मैं कुरान पाक की तफसीर मैंने कई बार ख़त्म की है, डॉक्टर इसरार साहब की। मैं हर बड़े आलिम दीन की रिस्पेक्ट भी करता हूँ, उसे सुनता भी हूँ, उसे फॉलो भी करता हूँ। अक्सर सोशल मीडिया पर यह मीम देखने को मिलता है कि कासिम अली शाह के साथ दुनिया का हर वाकया पेश आ चुका है सिवाय हमला होने के। आपको जब ऐसे मीम अपने बारे में सुनने को मिलते हैं तो कैसा लगता है? बड़ा मज़ा आता है जी। उसकी वजह है ये मीम तक पहुँचने तक पूरी ज़िंदगी लगी है सर। ये जब तक आप इस यानी कह लीजिए कंट्रोवर्सी, प्रोपेगेंडा, मीम तक नहीं पहुँचते, आप क्लिक नहीं किए। ये कंफर्म है, जो क्लिक किया है,
जो ब्रांड से सुपर ब्रांड बना होता है ना सर, उसी का मजाक उड़ता है, उसी के खिलाफ को बात होती है, उसी के खिलाफ को प्रोपेगेंडा होता है। तो अब तो बड़ा मैं एंजॉय करता हूँ, बल्कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि बाज़ औक़ात करोड़ों की कैंपेन जो मैं शायद अपने लिए करूँ, लोग मुफ्त में मेरे लिए कर रहे होते हैं मुझे मशहूर कर रहे होते हैं। आप पर बनने वाले मीम्स में से आपका अपना सबसे पसंदीदा मीम कौन सा रहा? वो आप बोल चुके हैं जी मेरा बड़ा पसंदीदा है, और वाकई मैंने क्या लगाया जब इसे सुना। पाकिस्तान में बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स अब हैं, तो आपको खुद कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर पसंद है? जब हम स्टूडेंट थे इस फील्ड में आए, एक साहब हैं हमारे उस्ताद हैं, उनका नाम है कामरान रिजवी। रिजवी साहब कमाल इंसान जी। हर वो मोटिवेशनल स्पीकर पसंद है जिसमें वैल्यूज़ हैं, जिसमें अदाब है, जिसमें दीनदारी है, जिसमें खौफ खुदा है। तो मैं आज तक कामरान रिजवी साहब को फॉलो करता हूँ। अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। वज़ीर आज़म इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10? 5। इन लोगों पर एक एक कमेंट कर दें। नवाज शरीफ, मेरा ख्याल है अब उन्हें समेट लेना चाहिए। मरियम नवाज, स्ट्रगल जारी रखें। बिलावल भुट्टो जरदारी, मंजिल अभी बहुत दूर है। जहांगीर तरीन, बिजनेस अच्छा चल रहा है सारा। शेख रशीद, कमाल। शेख साहब को तो सुन के मैं एंजॉय करता हूँ। सरदार उस्मान बुज़दार। बहुत सी मेहनत की जरूरत है। अगर आपकी बायोपिक बने तो इनमें से किस एक्टर को अपना लीडिंग रोल देना पसंद करेंगे जी? अदनान सिद्दीकी, फैसल कुरैशी, फाद मुस्तफ़ा या हुमायूं सईद? हुमायूं सईद। इनमें से अगर कोई एक्ट्रेस आपकी खिदमात बतौर मेंटोर तलब करे तो इनमें से किसको फ़ौरन हाँ कर देंगे और किसको फ़ौरन ना कर देंगे? महवी शरियात, माहिरा खान, आयजा खान, सबा कमर, माया अली। मैं माहिरा खान को ऑफ़र कर दूंगा अगर काउंसलिंग की सर्विसेज चाहिए। और नाम वाली बात, वैसे तो सबके लिए मैं हाजिर हूँ, लेकिन मैं क्योंकि कम जानता हूँ तो आयजा को मना कर दूंगा। मैं नहीं जानता। यानी आप जानना भी नहीं चाहते? सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बहुत अच्छा दिन गुजारा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं।